नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रसिद्ध हिंदी कवि व पत्रकार मंगलेश डबराल का कोरोना के कारण निधन। एनआईए ने विदेशों में सक्रिय 16 खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम वाईफाई योजना को दी मंजूरी। शेयर बाजार ने रचा इतिहास, 46,000 अंकों के पार हुआ सेंसेक्स और निफ्टी भी 13,500 अंक के पार। ब्रिटेन में गंभीर एलर्जी वाले लोगों को नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन। और फ्रांस में शिक्षक हत्या मामले में 5 संदिग्ध गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि व पत्रकार मंगलेश डबराल का आज शाम कोरोना के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे। मंगलेश डबराल पिछले कुछ दिनों से आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। उनके परिवार में पत्नी, एक पुत्र व पुत्री हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले के काफलपानी गांव में 16 मई 1948 को जन्मे मंगलेश डबराल को पिछले दिनों गाजियाबाद के वसुंधरा में एक निजी अस्पताल में कोरोना के कारण भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उनके स्वास्थ्य में जब सुधार नहीं हुआ तो उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया, जहां आज शाम 7:15 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मंगलेश डबराल जनसत्ता, सहारा समय, हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष, पूर्वग्रह, आसपास व शुक्रवार जैसे अनेक समाचार पत्रों में काम कर चुके थे और उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके थे, जिसमें शमशेर सम्मान, ओम प्रकाश स्मृति सम्मान, हिंदी अकादमी का शाहिद का सम्मान आदि शामिल हैं। जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, जन संस्कृति मंच समेत अनेक लेखक संगठनों ने मंगलेश डबराल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने विदेशों में सक्रिय 16 खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ सिख फॉर जस्टिस मामले में विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज कहा कि इन सभी पर रेफरेंडम 2020 के बैनर तले खालिस्तान के लिए सोची समझी साजिश के तहत अभियान चलाने का आरोप है। सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता तथा गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला है कि अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने मानवाधिकारों की वकालत के नाम पर यह संगठन बनाया और अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसके कार्यालय बनाए। यह खालिस्तान का समर्थन करने वाले आतंकवादियों का प्रमुख संगठन है, जो पाकिस्तान सहित विदेशी सरजमी से काम करता है। यह संगठन सोशल मीडिया पर सक्रिय है तथा देश के खिलाफ धर्म तथा क्षेत्र के आधार पर देशद्रोह के अभियान चलाता है। आरोपियों में गुरपटवंत सिंह पुन्नन, अवतार सिंह पन्नन, गुरप्रीत सिंह बागी, हरप्रीत सिंह, हरदीप सिंह निज्जर और परमजीत सिंह शामिल हैं। सरकार ने देश में डिजिटल क्रांति की दिशा में अगला कदम उठाते हुए देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पीएम वानी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह के 11 द्वीपों को 1072 करोड़ रुपए की लागत से समुद्री केबल के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने तथा अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों और असम के 2 जिलों में 4G सेवा शुरू करने का भी फैसला लिया गया। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि देश भर में डिजिटल तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी योजना शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत देश में जगह जगह पब्लिक डेटा ऑफिस स्थापित किए जाएंगे। कोई किराना की दुकान या पान की दुकान या फोटोकॉपी की दुकान जैसे जगह भी पीडीओ बनाए जा सकते हैं। उसे ना कोई पंजीकरण कराना होगा और ना ही कोई शुल्क देना होगा। इसके साथ ही पीडीओ केंद्र को किसी भी प्रकार के लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद पीडीओ एग्रीगेटर और ऐप डेवलपर होंगे। उन्हें केंद्र सरकार आवेदन के 7 दिनों के भीतर ही ऑनलाइन पंजीकरण देगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं और 60 करोड़ स्मार्टफोन हैं। पीएम वानी योजना से गांवों में तेज गति वाली ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट सेवा सुलभ होगी। यह सेवा बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपलब्ध होगी।
अधिकतर विदेशी बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बीच देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की आधिकारिक अनुमति दिए जाने की संभावना से निवेशकों का उत्साह बना रहा, जिससे बुधवार को घरेलू शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 1% से अधिक की छलांग लगाकर पहली बार 46,000 अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करके 46,103.50 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% की तेज बढ़त के साथ पहली बार 13,500 अंक के पार 13,529.10 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज शुरुआत से ही रौनक रही। निवेशक न सिर्फ कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरों को लेकर उत्साहित रहे, बल्कि वैश्विक परिदृश्य से भी उनका मनोबल बढ़ा रहा। बाजार विश्लेषकों के अनुसार मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अगले 1 माह के भीतर 3 कोरोना वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की अनुमति दिए जाने की संभावना जताने से निवेश धारणा बनी रही। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं वाले लोगों को फाइजर और बायोएनटेक की ओर से विकसित कोविड-19 वैक्सीन के टीके नहीं लगाने चाहिए। स्काई न्यूज़ प्रसारणकर्ता ने बुधवार को इस आशय की जानकारी दी। ब्रिटेन ने मंगलवार को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। 90 वर्षीय मार्गरेट कीनन पूरे विश्व में टीके का डोज लेने वाली पहली महिला बन गईं। 2 एनएचएस कर्मचारियों को टीका लगाए जाने के बाद हालांकि एलर्जी संबंधी दिक्कतें सामने आईं। यूके मेडिसिन्स एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कथित तौर पर एनएचएस ट्रस्टों को सलाह दी है कि ड्रग्स, टीके या भोजन के कारण होने वाले महत्वपूर्ण एलर्जी की प्रतिक्रिया वाले लोगों को टीका नहीं लगाया जाना चाहिए। एनएचएस इंग्लैंड ने पुष्टि की है कि टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी ट्रस्टों को इसके बारे में पता है और बुधवार से सभी लोगों से पूछा जाएगा कि क्या उनमें पहले से एलर्जी का इतिहास है या नहीं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कट्टरपंथियों द्वारा अक्टूबर में की गई एक शिक्षक की हत्या के मामले में फ्रांस न्यायिक पुलिस केंद्रीय निदेशालय ने 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। ले पेरिसियन अखबार ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी कि इतिहास के शिक्षक सैमुअल पैटी की 16 अक्टूबर को पेरिस के बाहरी इलाके में 18 वर्षीय कट्टरवादी युवक द्वारा हत्या की गई थी। शिक्षक ने दरअसल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर छात्रों को इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून दिखाया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था और बाद में एक कट्टरपंथी हमलावर ने शिक्षक की गला रेतकर हत्या कर दी थी। हमलावर भी हालांकि उसी दिन पुलिस की गोली से मारा गया था। ली पेरेसियन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच 5 युवकों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से चेचन रिपब्लिक के निवासी हैं। इन सभी युवकों को सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षक पैटी के हत्यारे के संपर्क में होने का संदेह को लेकर गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले स्थानीय मीडिया ने बताया था कि इस हत्या को लेकर अब तक 14 लोगों को आरोपित किया जा चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शिक्षक की हत्या को एक आतंकवादी हमला करार देते हुए कहा था कि बच्चों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाने के लिए हमारे साथी की हत्या कर दी गई। हमारा साथी एक आतंकवादी हमले का शिकार हुआ है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।